हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 कालिदास का प्राणी प्रेम पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश जी। जन्म सन 1925 और निधन सन 1972। मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इनका असली नाम मदन मोहन भुगलानी था। उनकी दीदी ने मदन मोहन राकेश नाम रखा था इनका। बाद में मोहन राकेश नाम स्थायी हो गया मतलब कि इनका यही नाम पड़ गया। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के अच्छे नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपना नाम अमर कर गए हैं। इन्होंने डायरी, संस्मरण, जीवन, निबंध, पत्रकारिता तथा अनुवाद के क्षेत्र में भी ठोस योगदान दिया है। नाटक में आषाढ़ का एक दिन बहुत ही विख्यात और चर्चित नाटक है। मोहन राकेश के बारे में मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी बच्चों, कि इन्होंने वैसे तो हिंदी की बहुत सारी विधाओं पर काम किया है, जैसे कि आप पढ़ भी रहे हैं कि बहुत अच्छे नाट्यकार हैं, उपन्यासकार और कहानीकारक हैं। और इन्होंने डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता तथा बहुत सारी अलग अलग किताबों के अंग्रेजी जो लिटरेचर होते हैं, अंग्रेजी साहित्य का, उसका हिंदी में अनुवाद भी किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा इनको विख्यात मिले, मतलब बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध हुए नाटक से। जो इनका सबसे पहला नाटक था आषाढ़ का एक दिन। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा चर्चित में रहे और बहुत ज़्यादा विख्यात हुए। नाटक है इनके आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, एकांकी, अंडे के छिलके, बीच नाटक, आईने के सामने एवं सारा आकाश, आखिरी चट्टान तक उनकी गद्य रचनाएं हैं। तो ये सारे आप उनके नाटक देख रहे हैं। यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन से केवल एक अंश ही कालिदास का प्राणी प्रेम शीर्षक से प्रस्तुत किया गया है। मतलब कि कहने का अर्थ ये है कि आषाढ़ का एक दिन जो इनका एक नाटक है, जिसमें कम से कम 10 या 15 भाग में ये नाटक विख्यात है, मतलब बांटा गया है। तो इसमें से सिर्फ एक ही अंश को लिया गया है, जिसमें कालिदास के प्राणी प्रेम के बारे में बताया गया। इसलिए इस पाठ का नाम, इसका शीर्षक जो है वो कालिदास का प्राणी प्रेम रखा गया है। नाटक के प्रमुख दो पात्र हैं, मल्लिका और कालिदास। कालिदास बाण से घायल हरण शावक को बचा लेता है। ये हम कहानी का शीर्षक, मतलब ये कहानी का जो सारांश है वो हम पढ़ रहे हैं कि इस कहानी में मुख्य रूप से है क्या। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि दो मुख्य पात्र हैं, मल्लिका और कालिदास। कालिदास बाण से घायल हरण शावक मतलब एक छोटा सा बच्चा लेता है। और नाट्यकार ने यह कहना चाहा है, नाट्यकार अर्थात कौन, मोहन राकेश जी, यह कहना चाह रहे हैं कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते तो हमें किसी के प्राण लेने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। मारने वाले से बचाने वाला महान होता है। वस्तुतः दंतुल ने शिशु हरण शावक को घायल कर दिया है, इसलिए इस प्रकार के व्यंग्य बाण लेखक उस पर ही चलाते हैं। अतः यहाँ पर जीव दया की बात बताकर कालिदास का प्राणी प्रेम प्रकट किया गया है। मतलब कालिदास जो हैं वो जीव पर, कोई भी जीव हो उस पर दया दिखाते हैं। पशु पक्षी हमारे मित्र हैं अतः उनका हनन नहीं होना चाहिए। हनन अर्थात उनका नाश नहीं होना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है। मतलब हमारे आसपास जितने भी हम पशु पक्षी देखते हैं, उनका हमारे जीवन में और हमारे पर्यावरण में बहुत ज़्यादा महत्व की भूमिका है। मानव जीवन विकास में प्राणियों का बड़ा योगदान है। प्राणी मानव के साथ, इसलिए हमें उनका संरक्षण करना चाहिए, ना ही कि उनका हनन करना चाहिए। अब हम पाठ की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसके शब्दार्थ देख लेंगे। हरण शावक अर्थात हिरण का एक छोटा सा बच्चा, मृगशोना। आस्तरण अर्थात पिछोना, गद्दा। कुलांच अर्थात चौकड़ी भरना। घृत अर्थात घी। भाजन अर्थात पात्र या बर्तन। अनुसरण अर्थात पीछे पे चलना। सामुद्रिक मतलब हस्तरेखा। ज्योतिष मतलब आखेट अर्थात शिकार। पार्वत्य अर्थात पर्वतीय। अपवाद अर्थात निंदा। व्यथित अर्थात दुखी। तल्प अर्थात शैया या अटारी। अब हम पाठ देखेंगे। सबसे पहले कालिदास एक हरण शावक की बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। कालिदास जो है वो एक छोटा सा हरण शावक का बच्चा, मतलब हरिण का एक छोटा मृग बच्चा, मतलब छोटा सा बच्चा, उसको बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है, मतलब उसको बाण लगा है, इस वजह से उसके खून निकल रहा है। कालिदास हरिण शावक के छोटे से बच्चे से कहता है, हम जिएंगे हरिण शावक, हम जिएंगे ना। एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हम नए प्राण
हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। कोमल आस्तरण मतलब कि बिछौना पर विश्राम करेंगे। हमारे अंगों पर दूध का लेप होगा, दूध अर्थात घी का लेप होगा। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे और कोमल दुर्वा खाएंगे ना। तो इस तरह से वो कालिदास हरिण शावक के छोटे से बच्चों को अपने हाथ में लेके आता है, जिसको बाण लगा है और जिसके सर से खून निकल रहा है। इस तरह से वो से बात करता है। मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर जाती है। सहेज कर मतलब अपने आप को सही से करके। मल्लिका जैसे ही कालिदास को देखती है कहती है, यह आहत हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? तो मल्लिका उस हरिण शावक के बच्चे को देखती है और कहती है कि इसे किसने आहत किया, मतलब किसने इसको नुकसान पहुंचाया है। यहाँ कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया है? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी, मतलब दक्षिण में लोग शिकार करते होंगे, तो उसने कहा कि यहाँ पे भी ऐसा होता है। कालिदास, आज गांव प्रदेश की कई नई आकृतियाँ देख रहा हूँ। नई आकृतियाँ मतलब कि नए नए लोग। झरोके के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हरिण शावक को वक्ष से सटाकर थपथपाने लग जाता है। वक्ष मतलब कि दिल के पास रखकर उसके ऊपर हाथ घुमाने लग जाता है। हम सोएंगे, हाँ हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले ही हम थोड़ा दूध पी लेंगे। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भांजन में ले आओ। इस तरह से कालिदास मल्लिका से कहता है कि थोड़ा दूध अगर हो तो किसी तपेली में या बर्तन में ले आओ। मल्लिका, माँ ने दूध औटा कर रखा है, देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लग जाती है। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते देखा। माँ कहती है जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगने लगा। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़े लगती है। माँ आज बहुत दुष्ट है। कालिदास हरिण शावक को बाहों में झुलाने लग जाता है। ये सारी बातें जो हो रही है वो मल्लिका कालिदास से कहती है। कालिदास, हम पहले से सुखी हैं। कालिदास, हम पहले से सुखी हैं। हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते बना कैसे। वह कुलांच भरता मेरी गोदी में आ गया। मैंने कहा तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आँख और वहाँ उसका सा स्नेह मिलेगा। ये सारी बातें कालिदास जो है वो मल्लिका से कहता है कि हरिण शावक से, मतलब छोटे से बच्चे से कहता है कि हम पहले से ज़्यादा सुखी हैं। हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने उसके बाद फिर वो मल्लिका से कहता है कि न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उसने कैसे बाण छोड़ा होगा। वह कुलांच भरता हुआ मेरी गोद में, कुलांच मतलब कि घायल होते हुए मेरी गोद में। मैंने कहा वहाँ तुझे ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आँख और उसका स्नेह मिलेगा। मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध लिए पास में जाती है कालिदास के। मल्लिका, सच माँ आज बहुत दुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथी, नहीं तो इस तरह भीग कर न आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। अपवाद अर्थात बेइज्जती की। कालिदास, इस तरह से दोनों के बीच में वार्तालाप होता है। दोनों बातचीत कर रहे होते। मल्लिका कहती है कि आज माँ बहुत दुष्ट है। उनको पता चल गया कि बारिश के समय में तुम्हारे साथ थी, और अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होती तो बारिश में इस तरह से भीग कर नहीं आती। और माँ को अपवाद की बहुत चिंता है, मतलब माँ को बेइज्जती के बहुत डर लगता है। कालिदास, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। कालिदास मल्लिका से कहता है कि दूध मुझे दे दो और इस हरिण शावक के बच्चे को बाहों में ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है। मल्लिका हरिण शावक को बाहों से लेकर उसके मुंह में दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को उसके और निकट करता है। भाजन अर्थात बर्तन। हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसा हर्ट नहीं करेंगे, हम अवश्य दूध पिएंगे। मतलब जैसे ही वो दूध का जो कटोरा है या बर्तन है जो भी है, जिसे भाजन कहा गया है यहाँ पे, वो उस हरिण शावक के बच्चे के पास ले जाता है, लेकिन वो नहीं पीता। तो वो बोलते हैं, तो अभी कालिदास कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा हर्ट नहीं करेंगे, हम दूध पिएंगे। तब तक क्या होता है, राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर, ड्योढ़ी अर्थात कि दरवाजे के सामने जो छोटी सी एक दीवार सी बनी होती, छोटी सी, जिसको हम ओटला कहते हैं, तो उसको ड्योढ़ी, उसको पहले के ज़माने में लोग दरवाजे से थोड़ी ऊंची पे ड्योढ़ी बनाते थे। आज भी बहुत सारे लोगों के घर में होती है, तो उसको ड्योढ़ी कहा जाता है।
तो राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है, क्षण भर उन्हें देखता रहता है और कालिदास हरिण को मुंह से दूध पिला लेता है। ऐसे ऐसे दंतुल पढ़कर उसके निकट आ जाता है, मतलब कि दंतुल जो है वो दरवाजे के पास ड्योढ़ी के पास आके खड़ा हो जाता है और देख रहा है कि कालिदास कैसे उस हरिण शावक के बच्चे को दूध पिला रहा है, और जैसे ही वो दूध पिला रहा होता है वैसे वैसे धीरे धीरे वो उसके पास आके खड़ा हो जाता है। अब दंतुल कहता है कि दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को कोमल कर लेना चाहते हो। कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। दंतुल एकदम उनके पास आ जाता है निकट में और आके उनसे कहता है कि दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो। कालिदास और मल्लिका एकदम से चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर ही रख देता है। कालिदास, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं। फिर कालिदास दंतुल से कहते हैं कि जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ हम परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम बिना पूछे इस घर में आ गए? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है और फिर कालिदास की ओर देखने लग जाता है। दंतुल, कैसी आकस्मिक बात है? ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। हमारा कभी परिचय नहीं है, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार पर रक्त के बिंदुओं के चिन्ह बने, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। तो वो कहता है कि यही बात अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये जो हरिण शावक का बच्चा है वो मेरे बाण से घायल हुआ तो ये मेरा हुआ, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इसे उठाकर लाने की अपने घर में? ये तो इसके रक्त के निशान थे जिनके चिन्हों की वजह से मैं यहाँ आ गया, नहीं तो मैं तुम्हें ढूंढता ही रह जाता। कालिदास, देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। कालिदास जो है वो दंतुल से कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो, तो दंतुल जो है वो हंसने लग जाता है। दंतुल, मैं तुम्हारी दुष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। दंतुल कालिदास से कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी बात की प्रशंसा करता हूँ, मतलब वो उसकी प्रशंसा करता है और बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं इस देश का निवासी नहीं हूँ। कालिदास, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। तब तक कालिदास कहता है कि मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। दंतुल, तो क्या मेरी ललाट की रेखाओं को? तो बोलता है क्या मेरे सर की जो रेखा है उसको देखकर? ललाट मतलब माथा या सर की रेखाओं को देखकर कह रहे हो? जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। फिर वो कहता है कैसा लगता है? दंतुल जो है वो कहता है कि तो क्या मेरे सर की रेखाओं पर ऐसा लिखा हुआ है? फिर वो कहता है कि जान पड़ता है, मतलब समझ में आता है कि चोरी के अतिरिक्त तुम भविष्यवाणी भी करते हो। मल्लिका चोट खाई हुई सी कुछ आगे आ जाती है। मल्लिका जो है वो आ जाती है। मल्लिका जो है वो सारी दोनों की बातें सुन रही होती है, तो वो धीरे से थोड़ा आगे आ जाती है। मल्लिका, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? फिर मल्लिका जो है उन दोनों के बीच में, जैसे वो दोनों की बातें सुन रही होती है तो देख रही होती है कि कालिदास के ऊपर दंतुल काफ़ी व्यंग्यात्मक प्रहार कर रहा है, मतलब कुछ भी उनको बोले जा रहा था। तब तक मल्लिका कहती है कि तुम्हें ऐसा लांछन, मतलब कि तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती, ऐसा आरोप लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? दंतुल कहता है क्षमा चाहता हूँ देवी। वो कहता है कि क्षमा चाहता हूँ, मतलब बोलता है माफ़ी चाहता हूँ मैं है देवी, परंतु यह हरिण शावक जिस बाहों में लिए है वह मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी? फिर वो कहता है कि हे देवी, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये जो हरिण शावक है जिसे आप बाहों में लिए हैं वो मेरे बाणों से घायल हुआ था, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी ना? कालिदास, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता। आखेट मतलब कि शिकार नहीं होता। तुम बाहर से आए हो इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि इसके लिए तुम्हें अपराधी ना माने। फिर कालिदास जो है वो दंतुल से कहता है कि इस प्रदेश में, मतलब ये जो राज्य है, यहाँ पे हिरणों का आखेट नहीं होता, मतलब कि उनका शिकार नहीं किया जाता, लेकिन तुम बाहर से आए हो इसलिए तुम्हारे लिए इतना ही पर्याप्त है, मतलब इतना ही काफ़ी है, इसलिए हम तुम्हें अपराधी नहीं मान रहे। दंतुल, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गाँववासी करेंगे?
तो दंतुल जो है वो कहता है, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गांववासी करेंगे, ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो। तो दंतुल कहता है कि जो मैंने अपराध किया इसका निर्णय तो गांववासी करेंगे, ग्रामीण युवक अपराध और अन्याय का शब्दार्थ क्या है, क्या तुम जानते हो। तो कालिदास कहता है शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। फिर वो कहता है कि शब्द और अर्थ जो है वो राजपुरुषों की संपत्ति, जानकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। दंतुल, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक आते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। तब तक दंतुल जो है वो कहता है कि समझदार व्यक्ति मतलब तुम बहुत ही समझदार मालूम पड़ते हो, दिमाग वाले मालूम पड़ते हो, और यह भी नहीं जानते कि राजपुरुष जो व्यक्ति होता है उसके अधिकार बहुत दूर तक होते हैं। मुझे बहुत देरी हो रही है, मुझे मेरा हरिण शावक दे दो। कालिदास, इस हरिण शावक की इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है, राजपुरुष और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातियाँ हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। वो बोलता है कि यह जो हरिण शावक है, हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है, मतलब कि ये जो हरिण शावक है वो इसी राज्य में रहता है और इसी की संपत्ति है, और इसी पार्वती भूमि मतलब ये जो पवित्र भूमि इसी के निवासी हम हैं, तो हम इसके सजाती हैं, मतलब हम ही इसके मालिक हुए। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि इसे हम तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। तुम्हें गलत लग रहा है कि मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल पर या किसी आस्तरण पर, अंबिका सहसा अंदर से आती है। तो कालिदास जो है वो मल्लिका से कहता है कि इसे ले जाकर किसी तल पे या आश्रम पर, मतलब किसी बिछौने पर रख। तो तब तक क्या होता है, अंबिका सहसा अंदर से आती है, तब तक अंबिका का प्रवेश होता है। अंबिका इस घर के तल पर आस पर हरिण शावकों के लिए नहीं है। तब तक अंबिका अंदर से आती है। कालिदास मल्लिका को कहता है कि इसे अंदर ले जाकर किसी बिछौने पर या इस पर किसी चीज़ पर लिटा दो। तब तक अंबिका जो है वो मल्लिका की माँ है। तब तक वो आती है और वो कहती है कि इस घर के तल पर मतलब बिस्तर और बिछौने जो है वो हरिण शावकों के लिए नहीं है। मल्लिका, तुम देख रही हो माँ? अंबिका, हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ। तल्प और आसन मनुष्य के सोने के लिए हैं, मनुष्य के सोने के लिए, पशुओं के लिए नहीं। तब तक मल्लिका कहती है, माँ तुम देख रही हो ना? तो बोलती है, हाँ मैं देख रही हूँ, लेकिन ये जो बिस्तर और बिछौने हैं, तल्प और आसन है, वो मनुष्य के सोने के लिए, पशुओं के लिए नहीं। कालिदास, इसे मुझे दे दो मल्लिका। तब तक कालिदास मल्लिका से कहता है कि इसे मुझे दे दो। दूध का भांजन नीचे रख देता है और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा। और वो कहता है कि इसके लिए मेरा हाथों का मतलब मेरी बाहों का आस्तरण मतलब क्या, वही बिछौना ही पर्याप्त होगा। मैं इसे घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चल देता है और वो कहता है कि मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। दंतुल और राजपुरुष, दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। तब तक दंतुल जो है वो देखता रह जाता है। कालिदास, यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है, बिना उसकी ओर देखे ड्योढ़ी पर चला जाता है। दंतुल कहता है कि क्या मैं देखता रह जाऊंगा तुम्हें ले जाते हुए? तब तक कालिदास कहता है कि यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है, और वह बिना कुछ सोचे समझे देखता रहता है और वो चला जाता है। कालिदास उसकी रुचि पर निर्भर करता है और बिना उसकी ओर देखे ड्योढ़ी से चला जाता है। दंतुल, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। तब तक दंतुल जो है गुस्से में कहता है कि राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसके शब्द ही सुनाई देते हैं। कालिदास, संभवतः। दंतुल, संभवतः तलवार की मूठ पर हाथ रख के उसके पीछे जाना चाहता है। तब तक दंतुल जो होता है वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है, तो वो क्या करता है कि उसके पास जो तलवार होती है वो म्यान में से, तो तब तक वो उसके मूठ पर हाथ रखता है। मूठ मतलब किनारे पे, जहाँ से निकालने के लिए उसे पकड़ा जाता है। मल्लिका शीघ्रतः द्वार के सामने खड़ी हो जाती है और जैसे ही दंतुल संभवतः मतलब कहता है और वो जैसे ही उस तलवार को निकालने चाहते हैं, तब तक मल्लिका शीघ्र ही द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। मल्लिका कहती है, ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का है। फिर मल्लिका दंतुल से कहती है, ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो, मतलब उसके लिए कोई भी जल्दबाजी मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, लेकिन उनके लिए संवेदना का। संवेदना मतलब प्रेम का है। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। वो कालिदास के बारे में कहती है कि कालिदास के पास भले ही कोई शस्त्र ना हो, कोई हथियार ना हो, लेकिन वो तुम्हारे
शस्त्र की, हथियार की कोई भी चिंता नहीं करेंगे और वो तुम्हें कभी भी हरिण शावक का बच्चा नहीं देंगे। तंतुल, कालिदास तुम्हारा अर्थ है कि जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कराऊं क्या कर रहा था वे कालिदास हैं। फिर वो दंतुल जो है वो मल्लिका से कहता है कि क्या मैं जिसके लिए हरिण शावक के लिए हट कर रहा हूँ क्या वे कवि कालिदास हैं। मल्लिका कहती है हाँ हाँ, परंतु तुम यह कैसे जानते हो कि कालिदास कवि हैं। तो मल्लिका एकदम से कहती है हाँ मैं उन्हीं के, हाँ ये वही हैं, लेकिन आप कैसे जानते हो कि कालिदास कवि हैं। दंतुल कहता है कैसे जानता हूँ, उज्जैनी की राज्यसभा की प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। तब तक जो दंतुल है वो कहता है कि अरे मैं कैसे जानता हूँ, उज्जैनी की राज्यसभा के प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानते हैं। ऋतु संहार जो है वो कालिदास ने लिखा था, एक ग्रंथ है, तो उसके बारे में बात चल रही है। तो मल्लिका कहती है उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। तो दंतुल कहता है हाँ तब तक दंतुल कहता है सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार को पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी की राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहता है। आचार्य वरुचि उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। तो वो कहती है कि तब तक मल्लिका कहती है कि क्या उज्जैनी की राज्यसभा के प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानते हैं। तो तक दंतुल कहता है कि हाँ सभी लोग उन्हें जानते हैं। सम्राट जो है वहाँ के राजा, उन्होंने ऋतु संहार को पढ़ा और उसकी बहुत सारी प्रशंसा की, इसलिए आज उज्जैनी की राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना चाहते हैं और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहते हैं। आचार्य वरुचि इसी उद्देश्य के लिए उज्जैनी से यहाँ आए हैं। मल्लिका सुनकर स्थगित सी हो जाती है, मतलब मल्लिका एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है। मल्लिका, उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। दंतुल, मुझे खेद है कि उनके साथ अस्थिरता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी होगी। इस तरह से ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।